बात क्लियर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, कोने में जाके हेडफोन लगा के आज की क्लास लिख के बस कॉपी पेन लेके पढ़ते रहना। मैं गारंटी देता हूं अगर तुमको फायदेमंद नहीं लगे तो क्या कर लेंगे, मैं अपना नाम बदल दूंगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं। पढ़ना काम की चीज है और बहुत ज्ञान की बातें इस लेक्चर के अंदर कि जो तुमको हेल्प करेगी कि आखिर तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक है, वो तो प्रसाद है, सबको बांटना चाहिए। ठीक, बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो हमने जेनेटिक्स में दूसरा लेक्चर पढ़ा था मेंडल के कार्य से संबंधित। ठीक है, चलिए आज बोर्ड में पहले से मैंने मेरा नाम लिख दिया, मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा था, लेकिन दिखावा वगैरह नहीं है। एक्चुअली आज व्हाइट मार्कर के अलावा, व्हाइट चौक के अलावा दूसरे कलर के चौक आ गए मेरे पास, तो मैं देखना चाह रहा था कि कैसा दिखता है। तो थोड़ा सा तो अलग दिख रहा है, ठीक है, और साफ भी दिख रहा होगा। अब कमेंट में इसी बात की लाइन मत लगा देना कि सर चौक मस्त है, कि चौक मस्त नहीं है, पहले वाला लाओ। ठीक है, मेरे को मालूम है तुम लोगों को यही सब करने की आदत है। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करें, अब करना ही पड़ेगा सर, मजबूरी है। एक मिनट है। चलिए, तो अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एकल संकर संकरण। ठीक है, एक संकर संकरण या एकल संकर संकरण क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट? वो एक्सपेरिमेंट जिसमें मेंडल साहब ने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, यहां पर मेंडल साहब ने जो लिया लक्षण वो क्या था? पादप की लंबाई। ठीक है, तो उसको अपन देखेंगे। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन कैसे किया? शुद्ध बोने व शुद्ध लंबे पादप का संकरण किया या क्रॉस किया, व प्राप्त बीजों को उगाकर, बीजों में उगाकर F1 पीढ़ी प्राप्त की। बताओ कोई दिक्कत? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, F1 पीढ़ी प्राप्त की। F1 के स्वपरागण से स्वपरागण से F2 पीढ़ी प्राप्त की। इन्होंने लिखा है क्योंकि बोर्ड परीक्षा वाले जो छात्र है, छात्र मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट, ठीक है, वो छात्र, अभी तो तुम एक साल तक तो और छात्र रहो, उसके बाद तो तुम पता नहीं क्या हो जाओगे। हाँ, तो सिंपल, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पादप दोनों को क्रॉस करवाया, तो जो बीज बने उनको उगाकर पहली पीढ़ी आई, और पहली पीढ़ी के अंदर स्वपरागण कराकर क्या आई? द्वितीय पीढ़ी प्राप्त की। अब पहली पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी में कौन कौन से रिजल्ट मिले थे, उन्हीं का मेंडल साहब ने क्या किया? विश्लेषण। तो विश्लेषण कैसे किया था वो आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोलूंगा, नोट करने के लिए क्या करना है? वीडियो को रोकना है, वीडियो को रोकना है। रोकने के बाद जब मैं फ्रेम में नहीं हूं तब वीडियो को रोक देना। जैसे मैं साइड में आ गया, वीडियो को रोक दिया, सारा हाथों हाथ पेन पेंसिल लेकर नोट कीजिए। पॉइंट टू पॉइंट बायोलॉजी याद रखनी है, नीट भी होगा, बोर्ड में भी 95 से ऊपर नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए साहब, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है सर कॉमेडी कब करोगे? कॉमेडी करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते। इधर देखो, एक कैसा पादप था?
शुद्ध लंबा। दूसरा कैसा पादप? शुद्ध बोना। ठीक है, इनके बीच में क्या किया? क्रॉस किया। ठीक है, शुद्ध लंबे पादप को अपन कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी। शुद्ध बोने को कैसे लिखेंगे? स्मॉल टी। ठीक है, चलिए ये प्रभावी और अप्रभावी को दिखाने के लिए लिखते हैं अपन। अब इनसे बनेंगे युग्मक। युग्मक के दौरान कोई भी एक कारक आ सकता है। अब ये आए कि ये आए, युग्मक तो एक ही टाइप का बनेगा। इसमें भी ये आए, युग्मक तो एक ही टाइप का बनेगा। तो हमारे पास आ गई प्रथम पीढ़ी। क्या आ गई? प्रथम पीढ़ी। बोलो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दे, यहां पर तुमको लिखना है ये क्या है? पैतृक। क्या है? पैतृक। ये क्या बने हमारे पास? युग्मक, पेरेंट्स, गैमेट। और ये हमारे पास क्या आ गई? F1 पीढ़ी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आ गई। इनके अंदर क्या करवाया मेंडल साहब ने? इनके अंदर कराया स्वपरागण। ठीक है, मतलब इसी पादप का परागकण इसी की वर्तिका के ऊपर डाल दिया, निषेचन होगा। अब आगे जो बीज बनेंगे उनको उगाकर क्या लाएंगे? द्वितीय पीढ़ी लाएंगे। तो आगे स्वपरागण कराने पर क्या सीन बनता है? सीन देखो इधर। ठीक है, फिल्म का सीन नहीं है भाई साहब, ना ही कोई हीरो हीरोइन का सीन है। इधर देखो तो क्या सीन बनेगा? ये सीन बनेगा। है, बहुत ही शानदार सीन है। इधर देखो। हाँ, चूंकि स्वपरागण कराया है तो नर युग्मक ऐसे होंगे, मादा युग्मक इन दोनों में से कोई एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में से तो ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सेम। अब युग्मकों को लिखने के लिए एक तरीका है भाई साहब, देखिए इधर पूरी बनती है टेबल, इस तरीके की टेबल। ठीक है, नर युग्मकों को लिखेंगे अपन इधर, मादा युग्मकों को लिखेंगे इसके अंदर। एक्चुअली इस वर्ग का नाम है पुनेट वर्ग। क्या बोला जाता है? पुनेट वर्ग। ठीक है, इस तरीके का वर्ग बनाना है। ठीक, आगे अपन वैसे इसके बारे में बात करें। युग्मक या तो ये युग्मक बन सकता है, फिर ये युग्मक बन सकता है। ठीक है, इसी की तरह इसके अंदर बात करें तो ये युग्मक बन सकता है, ये वाला युग्मक बन सकता है। बोलो बात क्लियर? हाँ साहब, बात क्लियर। अब किसमें क्या लिखना है? ठीक है, कल्याण अगर तुम देख रहे हो तो देख लो। ठीक है, कब्र खोद ली हमने। इधर देखिए, कैपिटल टी आया कहां से? भाई जब इस कॉलम में लिखना है तो इस लाइन में क्या दिख रहा है? ये। और इस कॉलम में क्या दिख रहा है? इस बॉक्स में लिखने के लिए क्या करना है? ये पूरी लाइन वाला युग्मक और इस कॉलम वाला युग्मक साथ साथ लिखना। अब जैसे कि मेरे को इसमें लिखना है तो इसमें मैं क्या लिख रहा हूं? कैपिटल टी और फिर क्या लिख लूंगा? स्मॉल टी। बात क्लियर? सपोज करो मेरे को इस बॉक्स में लिखना है तो मैं लिख लेता हूं स्मॉल टी, इधर वाला स्मॉल टी, इधर वाला। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः प्रभावी को पहले लिखते हैं अच्छा दिखने के लिए, परंपरागत रूप से लिख दिया। इस बॉक्स के अंदर लिखना है तो ये और ये। बात समझ में आई? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आगे होगी। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई? द्वितीय पीढ़ी, F2 पीढ़ी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड परीक्षा में ऐसा बनाना पड़ेगा और ये बनाना सीख लो। ठीक है, कंपटीशन में तो खैर बनाना नहीं पड़ेगा, पर रिजल्ट निकालने के लिए बनाना पड़ेगा। तो एक बार एक्यूरेटली बनाना सीख लो, उसके बाद तो तुम धमाधम ऐसे बनाओगे, ऐसे। ठीक है, चलिए अब F2 पीढ़ी के अंदर देखो। बहुत सारा उजाला आ गया, एक मिनट। वापिस से ठीक दिख रहा होगा शायद। ठीक है, चलिए, खिड़की से आने वाली रोशनी मतलब धूप, किरणें। ठीक है, कौन रोशनी? हाँ, अब ये अपने पास आ गई F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के अंदर तुमको क्या दिख रहा है? अगर मैं बोलूं कि बाहर से कितने पादप
देखकर बता सकते हो लंबा और कितने पादप बोने। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ये भी लंबा पादप, ये भी लंबा पादप और ये भी लंबा पादप। ठीक है, तो कितने लंबे पादप? 3। बोने पादप कितने? 1। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? जीन प्ररूप अनुपात। क्या बोला जाता है? जीन प्ररूप। इसको सॉरी जीन प्ररूप नहीं, लक्षण प्ररूप, जिसको बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप कितना आ गया? अब अगर मैं बोलूं कि जीन प्ररूप क्या होगा, तो कितने टाइप के पादप दिख रहे हैं जीन प्ररूप के आधार पर। ठीक है, जीन प्ररूप क्या होता है? आंतरिक जीन संगठन। ठीक है, उसके अंदर कैसे जीन है। जबकि लक्षण प्ररूप क्या होता है? बाहर से देखने पर हमने बोला कि ये भी लंबा पादप है, ये भी लंबा पादप है, ये भी लंबा, ये बोना पादप है। 3 लंबे है, 1 बोना है। ठीक है, ये पहले लेक्चर के अंदर थे जिसमें थोड़ा सा साउंड का इश्यू है, तो एक बार तुम उसको देखने की कोशिश, हालांकि ज्यादा तो नहीं है, हेडफोन लगा के शांति से कमरे के कोने में जाके पढ़ाई करना, खोपचे में जाके पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए जीन प्ररूप जो है वो 3 टाइप के दिख रहे हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। एक ऐसा है, 2 ऐसे है और एक ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? जीन प्ररूप अनुपात, एफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकर संकरण के बारे में ये बातें लिख ली, काम हो जाएगा। अब समझो बात को, लिखना बाद में। इधर देखो, मेंडल साहब ने जब लंबे और शुद्ध बोने पादप का संकरण करवाया था, तो उनका विचार था कि कोई बीच वाली हाइट का पादप आएगा। मतलब सपोज करो लंबा अगर 5 फीट का पौधा है और बोना अगर 3 फीट का पादप था, तो उनको उम्मीद थी कि 4 फीट का प्लांट मिलेगा। हम भी यही सोचते। ठीक है, चलिए कोई 2 लोग मिलके शादी करते तो उनके बच्चों में दोनों के गुण आने चाहिए। ठीक है, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। ठीक है, नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे तो दिक्कतें होगी। अब इसके अंदर मेंडल ने देखा कि प्रथम पीढ़ी के अंदर सभी पादप लंबे थे। कैसे पादप थे? लंबे पादप। तो मेंडल को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, दूसरे पेरेंट जैसा भी तो आना चाहिए। फिर उन्होंने इनका स्वपरागण करवाया, इस उम्मीद में कि हो सकता है आने वाली पीढ़ी में कुछ बदलाव आए। ठीक है, तो आने वाली पीढ़ी में उन्होंने देखा कि लंबे पादपों के साथ साथ बोने पादप भी है। तो इस बार और शौक लगा कि भाई चलो यहाँ तो फिर भी समझ में आ सकता है कि एक लंबे और बोने पादप का क्रॉस किया तो उनसे बनने वाले सभी पादप लंबे थे, मतलब किसी एक पेरेंट जैसे थे। लेकिन यहाँ तो सभी पादप लंबे ही तो है। ठीक है, इनका स्वपरागण करा के तो ये आए हैं। तो अगर सभी लंबे पादप पैतृक सब लंबे है तो बोना कहां से आया? यहां से मेंडल ने एक इंपॉर्टेंट बात, निष्कर्ष निकाला कि कोई ऐसी चीज है जो पैतृकों से होती हुई पहली पीढ़ी और पहली पीढ़ी से होती हुई द्वितीय पीढ़ी तक पहुंची है। पहली पीढ़ी के अंदर बोनेपन का कारक था, प्रथम पीढ़ी में भी वो आया है लेकिन अभिव्यक्त नहीं हुआ है। ठीक है, और वो अब द्वितीय पीढ़ी में जाके अभिव्यक्त हुआ है। तो ऐसी चीजें, ऐसी इकाइयां जो पैतृकों से होती हुई अगली पीढ़ियों में जाती है बिना चेंज हुए, उनको मेंडल ने क्या बोला? कारक। और आज हम जानते हैं उनको क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। तो मेंडल ने सबसे पहला निष्कर्ष निकाला था कि कोई चीज है जो बिना परिवर्तित हुए अगली पीढ़ी में जाती है, उसको कारक बोला जाता था मेंडल साहब ने, और अभी अपन क्या बोलते हैं? उसको जीन बोलते हैं। क्लियर है? तो भाई चलिए तो इसको नोट कर लूं, फिर मैं तुमको आगे की चीजें बताता हूं। नोट करना ही है, अगर नोट नहीं कर रहे हो तुम तो कोई मतलब नहीं है। और अगर नोट कर रहे हो तो फिर तुम जहां भी पढ़ने चले जाओ उससे बहुत बेटर कंटेंट है ये। ठीक है, काम की चीजें है। हमारे पास सेटअप अभी नया नया है, तो उम्मीद रखो हम बहुत जल्दी अच्छा डिजिटल सिस्टम करेंगे। अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो अपन जरूर उसको तरफ भी जाएंगे। ठीक है, चलिए
चलिए तो, और यार इसको मिटाना नहीं चाहिए था, फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं द्वितीय पीढ़ी वापस बना लेता हूँ। बनाने में कितना ही समय लगेगा, मेरे कोई रटा हुआ थोड़ी ना, समझ के याद किया हुआ, ठीक है, और अल्टीमेटली रटा हुआ ही रटा हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए जनता इधर, ठीक है, ऐसी पीढ़ी। अब इसके अंदर ये भी लंबा पादप, ये भी लंबा पादप, ये भी लंबा पादप, ये भी लंबा नहीं बोना पादप, ठीक है। ये द्वितीय पीढ़ी आई थी। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, F2 में, किसमें पूछ रहा हूं, F2 में लंबे पादप का प्रतिशत, लंबे पादप का प्रतिशत बताओ, ठीक है। तो F2 में लंबे टोटल पादप कितने हैं, 4, परसेंटेज निकालना आता है ना भाई, ठीक है। जितना नंबर टोटल है उसमें से कितना आया, मान लो कि 12वीं बोर्ड के अंदर टोटल नंबर है 600 और तुम्हारे आया 400, तो कितना परसेंट नंबर आया, 66। हमको लाना कितना है, बहुत सारा लाना है, 650 लाने हैं, ठीक है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 75%। कितना हो जाएगा, 75%। ये लाइन दिख रही है लिखी हुई, रुको रिकॉर्डिंग चेक करता हूं मैं, दिख रही है। F2 में लंबे पादप का प्रतिशत। दूसरा क्वेश्चन, बोने पादप का प्रतिशत, बोने पादप का प्रतिशत तुमको पूछा है, तो 75% ऐसे है, 25% ऐसे है, निकालना जरूर है, 4 में से एक ऐसा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25%। बिना पेन चलाए कैलकुलेशन मत करना, बायोलॉजी के बच्चे बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक करते हैं, 2 की घात 2 बराबर या 2 की घात 3 बराबर बोलते 6, ठीक है, गलत हो जाएगा। तीसरी बात, ठीक है, समयुग्मजी पादपों का प्रतिशत, समयुग्मजी पादपों का प्रतिशत। अब ये समयुग्मजी क्या आया, ये पहले लेक्चर के अंदर है। समयुग्मजी मतलब ऐसा जोड़ा जिसमें दोनों कारक समान हो, ठीक है। ये भी समयुग्मजी है, ये भी समयुग्मजी है, ठीक है। तो समयुग्मजी पादपों का 4 में से 2 समयुग्मजी, कितना प्रतिशत, 50%, ठीक है। चलिए, समयुग्मजी प्रभावी, समयुग्मजी प्रभावी पादपों का प्रतिशत। तो समयुग्मजी तो ये भी है, ये भी है, लेकिन इनमें से प्रभावी केवल ये अप्रभावी, ठीक है। तो टोटल में से केवल एक ही समयुग्मजी प्रभावी है, तो कितना परसेंट, 25%। कोई दिक्कत नहीं। चलो, पैक्ट्रक, पैक्ट्रक संयोजन कितने आए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पैक्ट्रक कैसे लिए थे इस क्रॉस के हमने, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, ठीक है। तो पैक्ट्रक के जैसे कितने आए, 1 और 2, ठीक है। तो 4 में से 2 ऐसे, कितना प्रतिशत, 50%, ठीक है। पुनर्योजित क्या बोला जाता है, पुनर्योजित या रिकॉम्बिनेंट। पुनर्योजित संयोजन कितने हैं, 4 में से 2 पैतृक है, 2 पुनर्योजित है। ये पेरेंट जैसा नहीं है, ये भी पैतृक जैसा नहीं है, ये भी पैतृक जैसा नहीं है। दिखने में भले ही लंबा हो, लेकिन क्या वो पैतृक जैसी जीन संरचना रखता है, नहीं, ठीक है। चलिए, तो पुनर्योजित संयोजन कितने हैं, 50%। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। ये सिंपल सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको नोट करो, फिर आगे अपन पढ़ते हैं। अगर मैं पूछूं प्रथम पीढ़ी में लंबे पादपों का प्रतिशत बताओ, तो पहली पीढ़ी में तो सभी लंबे थे 100%, ठीक है। अभी तो सिर्फ प्रतिशत वाले, कल मैं तुमको इसके बारे में बहुत अच्छे सवाल करवाऊंगा, कुछ आसानी से कर लेना है, ठीक है। या फिर आज ही एक वीडियो डाल दूंगा सवालों के लिए स्पेशल, ठीक है। चलो, अब देखो, मेंडल ने कुछ बातें निष्कर्ष निकाले, उन्हीं को क्या नाम दिया गया, आनुवंशिकता के नियम।
अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आरबीएसई के अकॉर्डिंग 3 नियम है, जिसमें से 2 एकल संकर संकरण पर आधारित है और एक द्विसंकर, एक दूसरा प्रयोग और पढ़ेंगे अपन, जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति करेंगे, उसके आधार पर भी है। ठीक है, तो प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ जो है वो है प्रभाविता का नियम। तो समझो इस बात को, प्रभाविता के नियम में मेंडल साहब ने क्या बात बताने की कोशिश की थी। ठीक है, प्रभाविता के नियम में मेंडल साहब ने बोला कि जब एक जोड़े के अंदर 2 कारक असमान हो, ठीक है, एक जोड़े के अंदर 2 कारक असमान हो, तो उनमें से एक कारक अभिव्यक्त होता है जो प्रभावी कारक कहलाता है, जबकि दूसरा कारक अभिव्यक्त नहीं होता है, वो अप्रभावी कहलाता है। कितनी आसान बात बोली। ठीक है, इधर देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी जो है वो प्रभावी कारक है, वो अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि बहुत ऐसा होने पर पौधा कैसा आ रहा है, लंबा आ रहा है, तो लंबेपन का कारक प्रभावी रहे, वो अभिव्यक्त हो रहा है, बोनेपन का कारक अभिव्यक्त ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जोड़े के असमान कारक या असमान कारकों के जोड़े में एक कारक अभिव्यक्त होता है जो प्रभावी कहलाता है, दूसरा अभिव्यक्त नहीं होता, वो अप्रभावी कहलाता है। इससे पहले इसके अंदर 2 बातें और ऐड कर ली थी, कौन कौन सी, देखो इधर, लक्षण जीन या कारक द्वारा निर्धारित होते हैं, जीन या कारक द्वारा निर्धारित होते हैं। दूसरा, कारक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात, असमान कारकों के जोड़े में, नोट करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन दिख रही है बेटा। ठीक है, असमान कारकों के जोड़े में, नियमन बोलना, हम तो आरबीएसई वाले, सिलेबस पूरा सेम है, बस कहीं कहीं पे 2-3 लाइन एक्स्ट्रा है, कहीं पे 2-3 लाइन कम है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। असमान का, और सबसे बड़ी बात, जो पेपर चेक करने वाले लोग होंगे वो इतने सालों से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो वो वही आंसर उम्मीद करते हैं जो इतने सालों से आ रहा था। ठीक है, आरबीएसई ने जाड़ी किताब भले ही छापी हो, और सब कुछ अभी भी चल, तुमने कई बार देखा होगा 11th के अर्धवार्षिक के अंदर 12th का क्वेश्चन आ गया था, मालूम है तुमको। ठीक है, और 12th के पेपर के अंदर 11th का क्वेश्चन आ गया था हाफ ईयरली में, क्योंकि अभी भी वो लोग अभी इसी खुमारी में बैठे कि हाँ इसी में होगा शायद, इतनी भी किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने की। मैं अकेला आदमी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं। ठीक है, कोई अपने इंस्टीट्यूट वाले तुम्हारे बारे में कितना सोच रहे, तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी। ठीक है, तुम लोग ये मत बोलना कि आए राम क्यों लगाई। ठीक है, ऐसा नहीं। चलो, असमान कारकों के जोड़े में, असमान कारकों के जोड़े में एक कारक प्रभावी, ब्रैकेट में लिखेंगे, जो अभिव्यक्त होता है, वह दूसरा कारक अप्रभावी होता है। जो अभिव्यक्त नहीं होता है, जो अभिव्यक्त नहीं होता है, यही प्रभाविता का नियम है। ठीक है, बोलते हैं ना कि हाँ सर, लाइन, लास्ट लाइन याद, न्यूटन का नियम बताओ, बोले लास्ट लाइन, लास्ट लाइन याद है क्या? लास्ट लाइन याद है, यही न्यूटन का नियम है। ठीक है, तो यही प्रभाविता का नियम है, ऊपर कोई भी कहानी मत लिख देना। ठीक है, चलिए, जैसे कल अभी न्यूज़पेपर भास्कर की रिपोर्ट है कि बच्चों ने क्या क्या लिखा है आंसर बुक के अंदर। देखो, वाटरलू का युद्ध के बारे में समझाइए, तो किसी किसी ने तो लिखा है कि गर्मियों के दिनों में जो गर्म हवा बचती है उसी को लू कहते हैं, और उसकी वजह से पानी कम पड़ जाता है, उसको वाटरलू कहते हैं। ठीक है, तो कुछ का कुछ नहीं लिखना, एकदम सही सटीक बातें याद रखनी है। मैं फिर बोलता हूँ, पॉइंट वाइज याद रखोगे और पॉइंट वाइज चीज यही मिलेगी भाई साहब। ठीक है,
बाकी तुम देख लेना, पूरा चोपड़ा भरवा देंगे और चोपड़े को याद रखने में इतना मुश्किल होता है। हो सकता है तुम में से कोई टैलेंटेड बंदा हो जो सब पढ़ ले, पर हम अगर 80% वाले 85% वाले बच्चों के बारे में सोच के चले, 60 to 80% के बीच का जो स्टूडेंट है वो अगर स्मार्टली पढ़े, रणनीति बनाकर पढ़े, तो वो उनसे भी आगे निकल सकता है, जो बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत करो पर स्मार्ट मेहनत करना है। ठीक, चलिए, तो ये प्रभाविता का नियम है। इसके बारे में वापिस से अभी आऊंगा इस नियम के ऊपर। फर्स्ट लॉ क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम तो और भी आसान है। ठीक है, कि हाँ, हमने देखा है कि इस तरीके का जो जोड़ा है, युग्मक निर्माण के दौरान एक इस युग्मक में चला जाता है, एक इस युग्मक में चला जाता है। ठीक है, तो युग्मक निर्माण के दौरान, वाह, युग्मक निर्माण के दौरान जोड़े के कारक पृथक हो जाते हैं। जोड़े के कारक पृथक हो जाते हैं, यही पृथक्करण का नियम है। वेरी गुड। ठीक है, यही पृथक्करण का नियम है। वेरी, बहुत आसान। ठीक है, बात सुनो, नोट करो, बहुत आसान। ठीक है, अब एक चीज, ये वाला कारक जहां पे भी गया वो कौन सा लक्षण लेके गया? लंबेपन का लक्षण लेके गया। ये वाला कारक जहां भी जाएगा कौन सा लक्षण लेके जाएगा? बोनेपन का कारक लेके। ये जब दोनों साथ साथ थे तो आपस में संदूषित नहीं हुए, ऐसे नहीं करना। हाँ, आपस में क्या नहीं हुए? मिक्सिंग नहीं हुई है इनकी। क्या नहीं हुई है? मिक्सिंग नहीं हुई है। ठीक है, कहने का मतलब जो लंबेपन का कारक था वो अपने लक्षण के लिए शुद्ध है, मतलब अभी भी वो लंबापन ला रहा है। बोनेपन का कारक जो है वो भी अपने लक्षण के लिए शुद्ध है। ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ रहने की वजह से अब दोनों मध्यवर्ती हाइट के पौधे बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रत्येक कारक अपने लक्षण, कारक की जगह अपन युग्मक भी लिख सकते हैं। प्रत्येक युग्मक अपने लक्षण हेतु शुद्ध होता है, अतः इसे क्या बोला जाता है? शुद्धिकरण का नियम भी बोला जाता है, का नियम भी कहते हैं, या युग्मकों की शुद्धता भी कहते हैं। ठीक है, शुद्धिकरण का नियम या युग्मकों की शुद्धता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कारक साथ रहते संदूषित नहीं होते। ठीक है, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो हटा देते हैं इसको। ठीक, चल अब एक बात, अगर सोच के देखो ऐसा क्या कारण है कि, चलो प्रभावी और अप्रभावी कारक में डिफरेंस लिखे क्या? प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक, क्या फर्क है दोनों के अंदर? ठीक है, प्रभावी कारक F1 में अभिव्यक्त होता है। बोर्ड वाले बच्चे लिखेंगे, कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान से देखना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अप्रभावी कारक होता है, 4 लाइन लिखी होगी, सही से समझना। प्रथम पीढ़ी में कोई पादप बोना आया था? नहीं आया था। F1 में अभिव्यक्त नहीं होता है, रटने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में बिठाओ। F1 में क्या थे? सभी लंबे पादप। ठीक है, दूसरा
F2 में अभिव्यक्त होता है, F2 में ये भी अभिव्यक्त होता है, लेकिन 4 में से 3 लंबे थे, एक बोना था, तो अधिक आवृत्ति है इसकी अभिव्यक्ति की, अधिक आवृत्ति में अभिव्यक्त होता है, जबकि ये कम आवृत्ति। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, समयुग्मजी व विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में, समयुग्मजी व दोनों अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं, ठीक है। जबकि तीसरा, ये इसकी बात करें तो केवल समयुग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त होता है। शॉक खत्म हो गया, क्लास भी खत्म हो गई, ठीक है। हमने देखा है कि भले ऐसा पादप हो तब भी लंबा है, ऐसा पादप है तब भी लंबा है, तो समयुग्मजी विषमयुग्मजी दोनों अवस्था में, जबकि ये केवल और केवल कौन सी अवस्था में हो रहा है, समयुग्मजी अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है। बोलो बात क्लियर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, कोने में जाके हेडफोन लगा के आज की क्लास लिख के बस कॉपी पेन लेके पढ़ते रहना। मैं गारंटी देता हूं, अगर तुमको फायदेमंद नहीं लगे तो क्या कर लेंगे, मैं अपना नाम बदल दूंगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं। पढ़ना काम की चीज है और बहुत ज्ञान की बातें इस लेक्चर के अंदर कि जो तुमको हेल्प करेगी कि आखिर तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। चलिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। वो तो प्रसाद है, सबको बांटना चाहिए। ठीक, बाय बाय।